अब आते हैं प्राथमिक डीलर विंडो। प्राथमिक डीलर विंडो क्या है? तो आरबीआई द्वारा बॉन्ड्स हाउस के लिए प्राथमिक डीलर नामक एक विंडो की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बॉन्ड हाउस है जिसके लिए प्राथमिक डीलर नामक एक विंडो की शुरुआत किया गया। बॉन्ड हाउस एक प्रतिभूति फर्म है। बॉन्ड हाउस एक प्रतिभूति फर्म है जो बॉन्ड वितरण या व्यापार का कार्य करती है, यानी बॉन्ड वितरण करती है और व्यापार का कार्य करती है। एक विंडो के माध्यम से बॉन्ड हाउस खुदरा प्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म से प्राप्त गैर तरल प्रतिभूतियों यानी सरकारी प्रतिभूति को तरल प्रतिभूतियों नगद से बदल सकती है, यानी बॉन्ड को बदलने का काम करती है। यह प्लेटफॉर्म उन खुदरा निवेशकों के लिए उपयोगी है जो म्यूचुअल फंड में निवेश किए बिना सीधे संप्रभु बॉन्ड को निवेश करने के इच्छुक होते हैं। इसके माध्यम से पूंजी बाजार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि प्राथमिक डीलरों को खुदरा निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी प्राथमिक डीलर होंगे उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, मोटिवेट होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हरित ऊर्जा गलियारा 2 को स्वीकृति। क्या है? हरित ऊर्जा गलियारा 2 को स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण को मंजूरी। चरण द्वितीय में 2021-22 में, 2025-26 में लागू। 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 10,750 किलोमीटर की पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाएगा। हरित गलियारा द्वितीय के तहत 7 राज्यों में 10,750 किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाएगा। तो वो राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। फिर से सोचिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये है 10,750 किलोमीटर का। हरित ऊर्जा गलियारा 1 में क्या था? हरित ऊर्जा गलियारा 2 में तो ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल और अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के बारे में दिया गया है। चरण द्वितीय 2021-22 से 2025-26 तक लागू है। हरित गलियारा चरण 1 में क्या था? तो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु में लागू किया गया। परियोजना लागत 33% केंद्र सरकार द्वारा। परियोजना लागत 33% केंद्र सरकार द्वारा। चरण 1 को वर्ष 2022 के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य किया गया। चरण 1 को 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया, यानी प्राप्त हो गया। उजाला योजना को 7 वर्ष पूरा हो गया। प्रधानमंत्री 5 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया उजाला योजना को 2022 में 7 वर्ष हो जाएंगे। उजाला योजना को 7 वर्ष पूरा हो गया। उजाला योजना शुरू कब हुआ था? तो 5 जनवरी 2015 को। 2022 में 7 वर्ष पूरा हो गया। उजाला मतलब उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। किसने शुरू किया? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय शुरू किया। नोडल एजेंसी इमरजेंसी सर्विसेज लिमिटेड। उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे हो गए। उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या था? कम लागत में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराकर बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था? कम लाइट खर्च करना, ऊर्जा को बचाना और ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन से कम करना। विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना है, यानी विद्युतीकरण के माध्यम से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना है, लगना ही है। योजना के पूर्णतः स्वदेशी यानी घरेलू तकनीकी का प्रयोग किया गया है। प्रति वर्ष लगभग 50 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत है, यानी हर एक वर्ष 50 बिलियन किलोवाट ऊर्जा बच रहा है। अब ये ऊर्जा बचेगा तो दूसरा में जाएगा। जीएचजी के उत्सर्जन में प्रति वर्ष अनुमानित 38 मिलियन CO2 की कमी हो रही है। ये कितना अच्छा बात है। अब ग्राम उजाला योजना क्या है? ग्राम उजाला योजना शुरू कब किया गया? तो ग्राम उजाला योजना 2021 में शुरू किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ये भी शुरू किया गया। नोडल एजेंसी कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है।
ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करने की योजना। कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित योजना। ग्राम उजाला योजना का महत्व क्या है? तो ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक। एलईडी बल्ब क्या है? एलईडी बल्ब ऊर्जा बचाने में सहायक है। CO2 उत्सर्जन की कमी, महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी अधिनियम की चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर किया है कि याचिका के तहत यौन उत्पीड़न महिलाओं में संरक्षण अधिनियम किया जाएगा। 2013 के संबंध में मुंबई हाईकोर्ट में जारी किया गया निर्देश की चुनौती का मामला क्या है? तो मामला ये है कि मुंबई हाईकोर्ट का निर्देश है कि यौन शोषण से उत्पीड़ित महिला की पहचान मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत महिला की गरिमा का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मुंबई हाईकोर्ट ने इसी निर्देश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया। कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क क्या है कि उत्पीड़ित महिला की पहचान में सार्वजनिक करना अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा में एक उल्लंघन नहीं। इस प्रकार के मामले में जब दूसरे पक्ष की पहचान सार्वजनिक की जा सकती है तो संबंधित महिला की पहचान को छिपाने का कोई ठोस आधार नहीं है। यौन उत्पीड़न के मामले में कई बार महिलाओं द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष छवि खराब करने के उद्देश्य से भी हो सकता है। अतः या तो महिला की पहचान प्रकट करने की अनुमति होनी चाहिए या दूसरे पक्ष की पहचान को गुप्त रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर याचिका खारिज किया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में महिला की पहचान प्रकट की जाती है। न केवल अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा में जीवन का यापन अधिकार का उल्लंघन बल्कि महिला नैतिक और मानसिक दबाव भी है। केवल किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना के आधार पर पहचान सार्वजनिक मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है, विशेषकर जब इस प्रकार का मामला महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ हो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण संबंधी आर्टिकल 21 में संबंधित मामला नहीं है, बल्कि इसके अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक समता और अनुच्छेद 19 के तहत आजीविका अर्जित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो 75 वर्ष पूरे हो गए। 6 जनवरी 2022 को भारत मानक ब्यूरो के 75 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 1947 में भारत मानक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, उसको BIS के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणन की गतिविधियाँ, ये सामंजस्यपूर्ण विकास इससे संबंधित गतिविधियों को देखरेख के लिए स्थापित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मानक संकेतन मोटर वाहन, टायर और ट्यूबों के लिए है। एक मार्क क्या है? भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित एक प्रमाणीकरण चिन्ह है। एक मानकों में दाल, अनाज, आवश्यक तेल, वनस्पति, फलों और सब्जियों, अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे वस्तुओं के लिए गुणवत्ता शामिल है। चुनावी खर्च, वृद्धि और संबंधित मुद्दे। चुनावी खर्च क्या है? तो चुनावी खर्च ये है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया। बताइए, 70 लाख पहले था कि आप 70 लाख तक खर्च कर सकते हैं, अब 95 लाख, यानी लोकसभा का उम्मीदवार 1 करोड़ तक, लगभग 1 करोड़ पूरा ही था, 1 करोड़ खत्म कर सकता है, खर्च कर सकता है। चुनावी खर्च में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण वस्तुओं और संपत्तियों की कीमत में वृद्धि कर सकता है। चुनाव संबंधी नियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 70 के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन की तिथि से चुनावी लेकर प्रमाण आने की तिथि के भीतर सभी खर्चों का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार द्वारा खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उम्मीदवार को आयोग द्वारा 3 वर्षों के लिए उम्मीदवार के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के लिए सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों का चुनाव पूरा करने के 90 दिन के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को सौंपना होगा, यानी 90 दिन के अंदर आपको जो खर्च किए हैं उसका वहाँ सौंपना होगा। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
तेलंगाना सरकार सहयोग से 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में इस गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवीनतम तकनीक का आधारित विचारों के रचनात्मक आदान प्रदान के लिए मंच है। सम्मेलन में हैदराबाद को स्वीकार किया गया। हैदराबाद घोषणा क्या है? नागरिक और स्वीकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना, प्रौद्योगिकी के उद्योग द्वारा नागरिक सेवाओं का परिवर्तन। यानी हैदराबाद जो घोषणा है, नागरिक और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना है, प्लस प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा नागरिक सेवाओं को परिवर्तित करना है। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से कर्मचारी। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार क्या है? सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से कर्मचारी। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी देश के ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल माध्यम आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने की अवधि धनराशि आवंटित करती है। जल जीवन मिशन की वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट की घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। लक्ष्य क्या था? सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप सभी शहरों में नल के माध्यम से घरों तक शुद्ध पेयजल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। वर्ष 2024 तक कुल लागत 2,87,000 करोड़ रुपए थे। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त पोषण, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% वित्त पोषण था। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50% केंद्रीय वित्त पोषण, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 33% वित्त पोषण है। 10 लाख से आबादी वाले शहरों के लिए 25% वित्त पोषण है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण 3 चरणों में किया जाएगा, यानी 20-40-40। यानी इस परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण 3 चरणों में किया जाएगा, 20-40-40। 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहरों के लिए 25% केंद्रीय वित्त पोषण दिया जाएगा, यानी जिनका जो शहर का आबादी 10 लाख से ज़्यादा है 25% वित्त पोषण दिया जाएगा। एक बार फिर से जल जीवन मिशन को रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धनराशि आवंटित किया गया। यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ये बोला कि देश के जितने भी ग्रामीण हैं सबको शुद्ध जल पेय कराएंगे। ये कौन कहा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ये कौन कहा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से कौन कहा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ये कहा कि शुद्ध पेयजल के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में बोला गया, यानी 2022 में बोला गया कि यह सतत विकास लक्ष्य के पूर्ण अनुरूप सभी शहरों के माध्यम से घरों तक शुद्ध पेयजल जल आपूर्ति की सुनिश्चित करना। वर्ष 2022 में लक्ष्य किया गया कि 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेय नल जल की योजना पहुंचाएंगे। कुल लागत कितना था? तो 2,87,000 करोड़। कितना था? 2,87,000 करोड़। केंद्रीय प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त पोषण, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50%, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 33% और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 25% वित्त पोषण कार्य किया जाएगा। और इसके माध्यम से 20-40-40 के माध्यम से वितरण किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के अनुसार आधार पर तीसरी किस्त जारी मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रयास किया जा रहा है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में परियोजना की कुल लागत का लगभग 10% पीपी मॉडल के तहत पूरा करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में परियोजना की कुल लागत का लगभग 10% पीपी मॉडल के तहत पूरा करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। यानी पीपी मॉडल 10% के तहत स्पंज सिटी का निर्माण
स्पंज सिटी का निर्माण कैसे होगा? तो स्पंज सिटी का निर्माण के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। स्पंज सिटी के निर्माण के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। स्पंज सिटी से तात्पर्य ऐसे शहर से है जो अपनी जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सक्षम हो, यानी अपने जल प्रबंधन वो खुद ही कर लेगा और किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। मिशन गैर राजस्व बल के नुकसान को वर्तमान में 50% से घटाकर 20% तक करने पर भी लक्षित है। गैर राजस्व जल क्या है? उपलब्ध जल की कुल मात्रा ग्राहकों को एक निर्धारित राजस्व पर उपलब्ध कराए जाने के कारण जल की मात्रा के बीच का अंतर है गैर राजस्व जल। और आते हैं अब पढ़े भारत अभियान, है ना। पढ़े भारत अभियान क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 100 दिवसीय पठन पाठन अभियान है। 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक है। उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनजातीय भाषा मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए पठन पाठन संस्कृति को बढ़ावा देना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 विश्व के सक्षम उत्पन्न देशों को प्रमुख जोखिमों का आकलन किया गया है। 5 श्रेणी में जोखिम है: सामाजिक, आर्थिक, भू राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी जोखिम। 5 श्रेणी में जोखिम कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, भू राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी जोखिम। अगले 10 वर्षों में वैश्विक समुदाय के सक्षम जल परिवर्तन, आधुनिक विभाजन तथा साइबर अपराध प्रमुख जोखिम है। ये सब जोखिम ही है। जल संकट के देशों के मध्य संघर्ष, महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? सामाजिक सामंजस्य का क्षरण, आजीविका संकट, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच क्या है? एक स्विस और गैर लाभकारी संस्था है। एक स्विस और गैर लाभकारी संस्था है। स्थापना 1900। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना 1971 में हुआ। संस्थापक क्लॉस श्वाब हुए। जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विस सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मान्यता दिया गया। लक्ष्य क्या था? व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र के समाज के लिए अन्य प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना। विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। लक्ष्य क्या था इसका? व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक अन्य प्रतिनिधियां शामिल था। विश्व आर्थिक मंच जानने वाली रिपोर्ट क्या थी? ईटीआई क्या था? ईटीआई ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट यानी ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट यानी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सब आते हैं आपको वैश्विक मंच के अंतर्गत रिपोर्ट। कौन कौन से रिपोर्ट आते हैं? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी, वैश्विक अंतराल, वैश्विक और जोखिम रिपोर्ट, पर्यटन मंत्रालय। हेनले पासपोर्ट से हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हेनले पासपोर्ट, ठीक है।